जय हिंद। क्लास 12 के बच्चों का स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स बुक आदर्श अग्रवाल से आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपका इंटीग्रेशन है। तो यह इंटीग्रेशन जो है जिसको हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस भी कहते हैं। हालांकि कैलकुलस जो है आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, एक आपका इंटीग्रल कैलकुलस जो ये हो गया और एक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके ऊपर हमने डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर कई वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे देखकर बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो आपका इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन को शुरू करने से पहले से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हो सके अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन ऑफ सीरीज। यानी कि अगर कोई सीरीज दिया गया है, सीरीज तो आप समझ ही रहे हैं कि जब बहुत सारे टर्म जो हैं एपी या जीपी का टर्म को जब हम बीच में प्लस साइन लगा के लेते हैं, सबको ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सीरीज हो जाता है। तो यहाँ एक ऐसा सीरीज है जिसका टर्म्स जो है लगभग जीरो के बराबर है, लगभग जीरो के बराबर है, टेंस टू जीरो है। और इस तरह के टर्म्स जो हैं आपका बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी है। अगर टर्म्स आपका इन्फिनिटी है तो उसको तो हम लोग काउंट करके एग्जैक्ट वैल्यू तो दे नहीं सकते हैं, उस पर हम अनुमान लगा सकते हैं। तो जहां अनुमान लगाने की बात आती है तो वहीं पे हमारा लिमिट काम करता है। तो इसलिए यह इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज द लिमिट ऑफ summation of series या sum of the series when each term tends to 0 and number of terms tends to infinity। तो इसके बारे में हम लोग जो है और भी आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो इसमें और भी ज़्यादा क्लियर हमारा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि आपका एक सीरीज है और उस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है, उसके बाद हर एक टर्म्स जो है लगभग टेंस टू जीरो है। तो इस चीज़ को तो समझ गए होंगे। अब दूसरा इसका उपयोग के बारे में अगर हम लोग सोचें, उपयोग के बारे में विचार करें तो इसका उपयोग जो होता है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड प्लेन फिगर कहिए, प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर आपका जो भी क्लोज्ड है और कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिया गया है तो उसका एरिया निकालने में हम इस इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। अब जैसे देखिए कि अभी तक तो हम लोग एरिया निकाल लेते थे, रेक्टेंगल का है, ट्रेंगल का है और उसके बाद सर्किल का एरिया है, ये सब एरिया के लिए फॉर्मूला भी पढ़े थे और बड़ी आसानी से निकाल लेते थे। अब देखिए कि अगर आपको इस तरह का एरिया मिल जाए कि यहाँ से लेकर ए से लेकर ये बी तक के बीच का एरिया आप निकाल के बताइए कितना एरिया है। तो इस तरह के एरिया को निकाल पाना मुश्किल है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना है। तो इसके लिए वही आपका क्या यूज हो जाएगा, इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा और किस तरह से यूज होगा अभी तो आप शुरू ही किए हैं, इसको भी आप समझेंगे आगे के क्लास में, जब पूरा क्लास पढ़ लेंगे तब। इसके बावजूद आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है, यह पाई आर स्क्वायर होता है। अब यदि आपसे पूछे कि भैया इसका प्रूफ बताइए आप, तो इसका प्रूफ जो है ना आपको इसी इंटीग्रेशन मेथड से मिल जाएगा। आप इसको निकाल के दिखा सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ तक ये ही नहीं, कैसा भी शेप हो, किसी तरह का शेप हो, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके उसको हम ड्रॉ किए हुए हैं उस शेप को, उस प्लेन फिगर को, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। इसके बावजूद भी आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। स्फीयर का जो वॉल्यूम है आप लोग पढ़ रहे हैं
कि 4/3 पाई आर क्यूब। अभी तक इसका प्रूफ आपने देखा नहीं देखा, अभी तक आपको नहीं मिला होगा, लेकिन इस इंटीग्रेशन मेथड से आप उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन कहता है कि सीरीज है, ये क्या है आपका सीरीज है, यानी कि सम ऑफ टर्म्स है, और वो टर्म्स जो है आपका इन्फिनिटी तक गया हुआ है। हर एक टर्म जो है लगभग वह 0 के बराबर है। तो जहाँ जहाँ हम इस तरह का कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं कि किसी को सीरीज में हम व्यक्त कर सकें, तो वहाँ हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी रहने पर। आपको याद होगा कि आप इस इंटीग्रेशन का उपयोग क्लास 11 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी किए होंगे। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े होंगे, शायद 11 के फिजिक्स में है, तो वहाँ भी आप इंटीग्रेशन का उपयोग किए होंगे। अब क्लास 12 में जब आप पढ़िएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब निकालिएगा, तो उसमें भी आपका इंटीग्रेशन का उपयोग होता है। तो इस तरह से फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, सेंटर ऑफ मास भी हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, इस इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो वो कॉन्सेप्ट है ना, वो कौन सा कॉन्सेप्ट, कि यह जो है सम ऑफ सीरीज है, और सम ऑफ सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी हैं, तो हम वहाँ पर लिमिट का वैल्यू लेकर नंबर ऑफ इन्फिनिटी टर्म का ऐड करके उसका वैल्यू निकाल पाते हैं। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ भी आता है वहाँ हम इंटीग्रेशन का उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और दूसरा जो इसका उपयोग आप लोग करते हैं, दूसरा जो उपयोग क्या होता है हमारा, कि इसमें हम लोग निकालते हैं कि वैसे फंक्शन को ज्ञात करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमको मालूम होता है। तो दूसरा एप्लीकेशन, इसका दूसरा यूज क्या हो गया कि टू फाइंड द फंक्शन, एक फंक्शन हम निकालते हैं हुज डेरिवेटिव इज नॉन, हुज डेरिवेटिव इज नॉन, जिसका डेरिवेटिव आपको नॉन होता है। अब जैसे देखिए, अभी तक आप लोग जो हैं dy/dx करते हुए आ रहे हैं, इस फंक्शन fx का डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। ये स्मॉल f ही ले लेते हैं हम, तो मान लिया जाए कि इसका डेरिवेटिव जो है आपका fx निकलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि ये आपका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब कहीं ऐसा सिचुएशन हो कि यह जो फंक्शन है आपका नहीं दिया रहे, क्लियर है, ये फंक्शन आपका नहीं दिया रहे और इसका डेरिवेटिव जो है आपका fx आता है, डेरिवेटिव fx आता है, तो यह कौन सा फंक्शन है, यह कौन सा फंक्शन है, इस चीज को पता लगाने के लिए हम लोग इस इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। दूसरे भाषा में ये भी समझ लीजिए कि अगर यह fx जो है आपका अननोन हो, है ना, एक ही बात को हम 4 बार कह रहे हैं, और यह आपका नॉन हो, यानी कि मालूम हो, या नॉन मतलब मालूम हो, तो इस अननोन वैल्यू का उपयोग करने के निकालने के लिए हम लोग इस इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। क्लियर है? और इसमें देखिए, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये जो डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, और जब हम इसको अगर जो हमको ये पता हो और इससे हम इस वैल्यू को निकालने के लिए जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो अब देखिए, एक लाइन समझिए, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो है, देख लीजिए, ये जो आपका कैपिटल fx है, तो यह कैपिटल fx इज डेरिवेटिव ऑफ fx का डेरिवेटिव हो गया। और इस fx को हम लोग क्या कहेंगे, इस fx को कहेंगे इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx का जो है यह एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, कि इसमें जो प्रोसेस होता है वो आपका डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद अगर इसमें कहा जाए कि भैया इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसमें कहेंगे कि एंटी डिफरेंशिएशन होता है।
है ना। तो यह एंटी डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नाम होता है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या चीज है। इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी कोई भी डेरिवेटिव का, वह किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, उस फंक्शन को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है क्या कि ये तो आपका क्या कहते हैं, एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स हो गया, और एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और इसका दूसरा नाम जो होता है प्रीमिटिव होता है। क्लियर है। इसका दूसरा नाम जो होता है प्रीमिटिव होता है, और इसका एक नाम और होता है, वो नाम देखिए, नोट कीजिए आप लोग। इस नाम को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, तो इसको हम लाइन में लिखते हैं, यानी कि एफ एक्स इज, है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। ये दोनों जो लाइन है आपका, ये लाइन और ये लाइन, दोनों का सेम मीनिंग है। आप इसको एंटी डेरिवेटिव कह दीजिए या इसको इंटीग्रल कह दीजिए। किसी फंक्शन को जब हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेरिवेटिव प्राप्त होता है। अब कोई फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जो कुछ प्राप्त होता है उसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं, और उसका जो नाम होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है। तो अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रल ही क्यों होता है, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन जो होता है आपका दो तरह का होता है। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा आपका होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये इस दोनों में अंतर क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो सबसे पहले हमको यही चीज पढ़ना है और इसको बाद में पढ़ना है। जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बढ़िया तरह से सीख जाएंगे ना हम लोग, तब डेफिनिट इंटीग्रेशन में जाएंगे। तो पहचानने का क्या तरीका है कि यह जो है आपका इंटीग्रेशन का सिंबल जो होता है इस तरह से, ये फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इस तरह से रहेगा आपका इंटीग्रेशन, और यह जो रहेगा आपका a से लेकर b तक लोअर लिमिट अपर लिमिट रहेगा, और ये फंक्शन dx इस तरह से आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन मिलेगा। अब यह सिंबल आया कहाँ से, इसके बारे में हम तुरंत आपको क्लियर करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस इंटीग्रेशन का उपयोग जो है आज के डेट में बहुत जगह होने लगा है। इंजीनियरिंग में तो होता ही है, साइंस में तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी में तो ऑलरेडी इसका ही उपयोग होता ही है। अगर पूछा जाए कि इंटीग्रेशन को बताइए भाई एक शब्दों मतलब एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको इंटीग्रेशन जो है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर है? अगर यह आपका कोई फंक्शन है डिफरेंशिएट किया गया है ना, और इसका डेरिवेटिव जो है आपको एफ एक्स मिला, तो इस एफ एक्स के साथ हम क्या करें कि इसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशिएशन मालूम पड़ जाए हमको। सर आइजैक न्यूटन का ही देन है यह आपका कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भैया डिफरेंशिएशन को अगर हम इस तरह से डिनोट करते हैं, तो चलिए इंटीग्रेशन को जो है ना इस तरह से डिनोट कर देते हैं। तो अब जो यह सिंबल ले लिया गया, देख रहे हैं ना आप कि ये आपका डिफरेंशिएशन है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो आपका जो भी वैल्यू मिलता है यह एफ एक्स, जिसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। और इसमें जो आपका ये एफ एक्स जो है, इस एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रांड कहते हैं, इंटीग्रांड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रांड से एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, ये जो आपका एफ एक्स है इसको हम लोग इंटीग्रांड कहते हैं,
और उसके बाद जो भी फंक्शन हमारा fx निकलता है कि नहीं, इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ ना कुछ तो फंक्शन मिलेगा ही, तो इसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। और इंटीग्रांड से इंटीग्रल तक आने में जितने भी कैलकुलेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी प्रोसेस चलता है, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ जो है सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इसको इंडिफिनिट ही क्यों कहा जाता है भैया? ये कि अगर आप फंक्शन fx को डिफरेंशिएट कर देते हैं और इक्वल टू मान लीजिए fx निकलता है आपका, तो अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं fx प्लस कोई कांस्टेंट है इसके साथ जुड़ा हुआ, इसको भी आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यह भी fx ही होगा, क्योंकि k का जो डिफरेंशिएशन है आपका वो 0 हो जाता है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस अगर लगाते हैं हम लोग, यहाँ fx इंटीग्रेशन dx करेंगे, तो रिवर्स में हम लोग यही माने हुए हैं, एंटी डिफरेंशिएशन में यही माने हैं, इस तरह से सिंबल, तो हमको ये fx मिलेगा। क्या मिलेगा? यह fx मिलेगा। उसके बाद अगर यह fx, ये fx को हम फिर से इससे, अगर इससे हम लिखते हैं इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म, तो हमको मिलता है यह fx प्लस k मिलता है। अब यहाँ पर सोचिए कि जीरो का, चूंकि जीरो का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आपका कांस्टेंट है, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यह 0 के बराबर होता है। तो निश्चित रूप से 0 का जो इंटीग्रेशन होना चाहिए यह हमारा कांस्टेंट आना चाहिए, होता है। अब यहाँ पर दूसरी भाषा में समझिए कि ये तो नहीं कहा जा सकता है ना भैया कि इसके साथ जो है, इसके यह जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन के साथ कांस्टेंट नहीं होगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो भी इसका डेरिवेटिव fx ही आता है। अगर इसके साथ कांस्टेंट है तो भी इसका डेरिवेटिव fx ही आता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं मान के चले कि इसके साथ कांस्टेंट भी है? तो इसलिए हम लोग कोई भी इंटीग्रांट जब दिया रहता है, इंटीग्रांट जैसे ये fx दिया हुआ हो, तो उसके साथ +0 समझ के हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, और जो भी आपका वैल्यू आता है इंटीग्रल का, उसके साथ हम लोग कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। इसीलिए जो है इसका नाम जो पड़ा है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पड़ा हुआ है। तो इस इंटीग्रेशन के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं तो इसको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन में अगर आप मेहनत कर दिए हैं, सारा फॉर्मूला आपको याद है और सारा प्रॉब्लम अगर बनाए हुए हैं, तो फॉर्मूला भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इतना प्रॉब्लम बना लिए हैं तो अगर उस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले को आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए इनवर्स प्रोसेस हम लोग एक्चुअल में करके देखते हैं, है कि ना? अभी तक समझ लीजिए थ्योरी पढ़ रहे थे, अब एक्चुअल में करके देखते हैं। तो सबसे पहली बात है क्या कि x पर पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है यह आपका n इंटू एक्स पे पावर n प्लस n-1 होता है, यही होता है। अब इसको हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए। किसको? इसको n इंटू एक्स पे पावर n-1 dx इक्वल टू एक्स पे पावर आपका n हो गया। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। x पे पावर n-1 dx का जो इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n/n प्लस c हो जाता है। हमेशा इंटीग्रेशन में एक हमको c जोड़ देना होता है। अब इसको जो है इस तरह से लिखने में ये अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? होता क्या है कि जो भी पावर इसके साथ रहता है उसमें एक बढ़ जाता है, और जितना इस पे पावर आया उतने से यह डिवाइड हो जाता है। तो इसके रूल को समझिए। इंटीग्रेशन में अगर x पर पावर n dx रहे तो x पे पावर n+1 एक बढ़ जाता है, हमने बताया आपको, है ना? एक बढ़ जाता है और डिवाइड हो जाता है, जो भी पावर आता है उससे यह डिवाइड हो जाता है, प्लस c करके हम लोग लिख देते हैं।
यानी कि यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है कि x पे पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वह आपका x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है प्लस c। हम लोग जान रहे हैं कि डिफरेंशिएशन अगर साइन x का करते थे तो cos x निकालते थे। अब देखिए अगर cos x का इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो यह हमको मिलता है sin x प्लस c मिलता है। उसके बाद अगर डिफरेंशिएट हम करते थे cos x को तो ये माइनस साइन x मिलता था। अब यहाँ पर साइन x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, ये माइनस को रिप्लेस करके राइट साइड लेके चले जाते हैं तो माइनस cos x प्लस c मिल जाता है। उसके बाद अगर हम डिफरेंशिएट करते थे tan x को तो यह sec स्क्वायर x मिलता था, यानी कि sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वह आपका tan x प्लस c होता है। उसके बाद cot x को डिफरेंशिएट करते थे तो cosec स्क्वायर x माइनस में होता था, यानी कि cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन जो हो जाए, इंटीग्रेशन जो हो जाएगा यह आपका माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। उसके बाद यदि डिफरेंशिएट करते थे sec x को तो sec x इंटू टेन एक्स मिलता था हमको। अब इंटीग्रेट कर दिए sec x इंटू टेन एक्स को dx लगा के वेरिएबल, तो ये हमको मिल गया sec x प्लस c मिल गया। इसके बाद यदि हम डिफरेंशिएट करते थे cosec x को तो यह आपका cosec x इंटू cot x जो कि माइनस में होता था। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए, यानी कि cosec x इंटू cot x को इंटीग्रेट कर दिए और यह वेरिएबल dx x के रेस्पेक्ट में, तो ये हमको मिल जाता है cosec x प्लस c मिल जाता है। अब याद कीजिए कि डिफरेंशिएट हम लोग करते थे log x को तो ये मिलता था 1 बाय x। अगर हम इंटीग्रेट कर दें 1 बाय x को तो ये हमको मिलता है log x प्लस c मिलता है। अगर हम डिफरेंशिएट कर देते थे e टू द पावर x को तो e टू द पावर x ही मिलता था, यानी कि अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए e टू द पावर x को तो यह e टू द पावर x प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनते चला जाता है। इसके बाद a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग याद कीजिए क्या पढ़ते थे कि यह होता है a टू द पावर x log a होता है इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है आपका किसका, log a इंटू a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन जो है a टू द पावर x प्लस c हो जाएगा। अब ये चीज जो है आपका कांस्टेंट है। जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर कर देते थे या राइट साइड में लेके चले जाते थे, उसी तरह से इसमें भी रूल है। इंटीग्रेशन में अगर कहीं कांस्टेंट आ गया तो उसको बाहर आप निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग इसको जो है log a इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx ऐसे लिख सकते हैं, और इसके बाद इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इक्वल टू a टू द पावर x बाय log a लिख सकते हैं, और ये k c बाय log a को कोई दूसरा कांस्टेंट हम लोग k मान लिए। तो ये आपका इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला हो जाता है और ये सब फॉर्मूले के तहत ही यूज किया जाता है। तो याद कीजिए रूट x का जो आप लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो 1/2 रूट x आता था, है ना, यानी कि इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं 1/√x को तो यह आपका आता है 2√x प्लस c आता है। तो इसको ध्यान में रखना है, यह भी आपका एक फॉर्मूला, यह भी आपका एक फॉर्मूला। और उसके बाद डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन जो है कॉस इनवर्स x का
-1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन में चेंज हम लोग कर देते हैं, तो यह आपका 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं प्लस सी लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए यहां जो चीज है वो यहां भी वही चीज है। अब माइनस को राइट साइड में लेके चले जाते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर है आपका और dx ले लिए, तो इसको हम लोग माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए लेफ्ट साइड में दोनों तो बराबर है, दोनों तो एक ही तरह का है, लेकिन अगर साइन में लिखेंगे तो इसके साथ प्लस डालेंगे, अगर माइनस में लिखना होगा तो इसके साथ हम लोग माइनस कॉस इनवर्स एक्स डालेंगे। क्लियर है? अब देखिए टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं वो जानते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद याद कीजिए कि सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी मिल जाएगा, है ना। और यही चीज जो है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और यही चीज जो है आपका यहां जो देख रहे हैं माइनस क्वाट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतना सा फॉर्मूला जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्लास था आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, उम्मीद करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास आपको समझ में आया होगा। और अंत में एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि जितना फॉर्मूला हम इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, इस वीडियो को एकदम ईमानदारी के साथ 3 बार बिना देखे लिख लेना है। एकदम कोई कोताही नहीं कीजिएगा, कम से कम अपने से ईमानदारी रखिएगा। जिस दिन अपने से आप ईमानदार हो जाइएगा उस दिन आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको जो है अब खुद आप जो हैं आपको हेल्प करने वाला आप खुद हैं। जब आप खुद से बेईमानी नहीं करेंगे, ईमानदारी रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप उस मुकाम को आप निश्चित रूप से हासिल करेंगे और बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।